जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए प्रधान शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण डीएलएड प्रश्नोत्तर लेकर आया हूं। दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्रधान शिक्षक के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधान शिक्षक के लिए टोटल प्रश्न 150 होंगे, जिनमें से 75 प्रश्न होंगे सामान्य अध्ययन का और 75 प्रश्न होंगे डीएलएड से संबंधित। तो दोस्तों, ये भाग 2 है, डीएलएड विषय से है और इसमें टोटल प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान से ज़रूर देखें। प्रधान शिक्षक के एग्ज़ाम के लिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए। जी हाँ, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है कि छात्रों को दंडित करना चाहिए, चुटकुले सुनाना चाहिए, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए और डी आराम करना चाहिए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। जी हाँ, एक कुशल अध्यापक वही होंगे जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करें। नेक्स्ट प्रश्न है सेकंड नंबर का, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है। जी हाँ, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन सा बालक आता है। ऑप्शन ए है पिछड़ा बालक, बी प्रतिभाशाली बालक, सी मंद बुद्धि बालक और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जी हाँ, पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक और मंद बुद्धि बालक, ये सभी जो है विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है तीसरा, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन है। जी हाँ, जन्मजात अभिप्रेरक। तो जन्मजात अभिप्रेरक उसे कहते हैं जो जन्म से ही उसके साथ रहे। ऑप्शन है निद्रा, खेलना, प्रशंसा और क्रोध। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निद्रा। जी हाँ, निद्रा जो है ये जन्मजात अभिप्रेरक है, क्योंकि जन्म के साथ ही उसे निद्रा के लिए उसे हैबिट होता है नींद के लिए, तो ये जन्मजात अभिप्रेरक है। खेलना वो बाद में सीखता है, प्रशंसा वो बाद में सीखता है और जानता है, क्रोध करना भी वो बाद में सीखता और समाज में रह करके ये सभी बातें सीखता है, लेकिन निद्रा जो है जन्मजात अभिप्रेरक है। नेक्स्ट है 4 नंबर का, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में क्या विकसित होगा। छात्र में क्या होगा। ऑप्शन है शारीरिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, परिश्रम करने की भावना जागृत होती है और आत्मनिर्भरता पैदा होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आत्मनिर्भरता पैदा होती है। जी हाँ, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में आत्मनिर्भरता पैदा होती है। तो शिक्षक साथीगण, ये सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह प्रधान शिक्षक के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। इसे आप लोग गौर से देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न है, उपनयन संस्कार किस शिक्षक काल में किया जाता था। जी हाँ, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वैदिक काल में। जी हाँ, वैदिक काल में ही बच्चों को जब पढ़ाई स्टार्ट किया जाता था तो वहाँ उपनयन संस्कार होता था। जी हाँ, वैदिक काल में। नेक्स्ट है 6 नंबर का, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु वर्ग अवधि तक मानी जाती है। जी हाँ, पियाजे की जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है वो बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 11 से 15 वर्ष। जी हाँ, 11 से 15 वर्ष। नेक्स्ट है 7 नंबर का, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। जी हाँ, बालक बालिका जो भी गर्भ में होते हैं उन्हें विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। ऑप्शन है 150 दिन, 280 दिन,
390 दिन और 460 दिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जी हाँ 280 दिन। जी हाँ 280 दिन, इसे ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। 9 महीने 10 दिन, जी हाँ 9 महीने 10 दिन यानी कि 280 दिन। नेक्स्ट है 8 नंबर का, जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ यानी कि बुद्धि लब्धि कितनी होती है। जी हाँ, जो बालक जड़ बुद्धि वाला है उसका IQ यानी कि बुद्धि लब्धि कितनी होती है। ऑप्शन है 111 से 120, 91 से 110, 71 से 80 और 71 से कम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 71 से कम होती है। नेक्स्ट है 9 नंबर का, जी हाँ 9 नंबर का प्रश्न है, NCTE का पूर्ण रूप क्या है। जी हाँ NCTE का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। जी हाँ नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन NCTE का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट है 10 नंबर का, रॉस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है। जी हाँ रॉस संवेग को कितने प्रकार में बांटे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार में। जी हाँ रॉस संवेग को 3 प्रकार में बांटे हैं, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। जी हाँ ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक, ये 3 प्रकारों में संवेग को बांटे हैं रॉस। नेक्स्ट है 11 नंबर का, नियम से उदाहरण की ओर किस शिक्षण विधि से संबंधित है। जी हाँ कौन सा शिक्षण विधि में पहले नियम बताया जाता है और उसके बाद उदाहरण दिया जाता है। जी हाँ तो नियम से उदाहरण, ध्यान दीजिएगा कि नि से नियम और नि से निगमन। तो नियम से जब उदाहरण की ओर शिक्षण विधि संबंधित है निगमन विधि से, ऑप्शन डी निगमन विधि। नेक्स्ट है 12 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है। जी हाँ जन्मजात प्रेरक नहीं है यानी कि जन्म के साथ ही जो नहीं रहता है वो कौन सा है। जी हाँ ऑप्शन है भूख, प्यास, आदत और नींद। जी हाँ भूख, प्यास, आदत और नींद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आदत। जी हाँ भूख जो है वो जन्मजात है, प्यास जो है जन्मजात है और नींद जो है ये भी जन्मजात है, लेकिन आदत जो है यह जन्मजात प्रेरक नहीं है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 13 नंबर का, स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। जी हाँ त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाहक किसे माना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षक को। जी हाँ ऑप्शन जो है शिक्षक है, क्योंकि त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में शिक्षक और सिखाया गया और सामाजिक वातावरण, ये तीनों जो है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षक। नेक्स्ट है 14 नंबर का, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। जी हाँ नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यह कथन किसका है। जी हाँ यह कथन कौन दिए हैं। ऑप्शन है थॉर्नडाइक का, वुडवर्थ का, गैने का और हल का। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वुडवर्थ का। जी हाँ वुडवर्थ महोदय ही कहे हैं कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम प्रक्रिया है। नेक्स्ट है 15 नंबर का, कि अपराधी बालक कौन होते हैं। जी हाँ अपराधी बालक कौन होते हैं। ऑप्शन है कि जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षक के लिए सरदर्द होते हैं, जो कक्षा में अव्वल आते हैं, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो असामाजिक कार्य करते हैं। जी हाँ जो असामाजिक कार्य करते हैं वही बच्चे अपराधी बालक होते हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए।
तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर का, तत्परता का नियम किसने दिया? जी हाँ, तत्परता का नियम किसने दिया? ऑप्शन है पावलोव, एबिंगहास, थार्नडाइक, स्किनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थार्नडाइक। जी हाँ, थार्नडाइक महोदय ही तत्परता का नियम दिए हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर का, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? जी हाँ, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। जी हाँ, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए भारतीय संविधान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का वर्णन है। नेक्स्ट है 18 नंबर का, एक शिक्षिका। जी हाँ, 18 नंबर का प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। जी हाँ, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। तो कैसे बढ़ा सकती है? तो ऑप्शन है कि अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, और सी है अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, और इसका डी ऑप्शन है ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। जी हाँ, जब विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ जोड़ करके अगर पढ़ाया जाएगा तो प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम बढ़ जाएगा। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। नेक्स्ट है 19 नंबर का, 19 नंबर में दिया गया है 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु कितनी वर्ष होगी? जी हाँ, 16 वर्ष का बच्चा है और वो बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, तो उनकी मानसिक आयु कितना वर्ष होगा? तो दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला है। जी हाँ, एक फॉर्मूला है, बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु। जी हाँ, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। जी हाँ, वास्तविक आयु और गुना 100। जी हाँ, बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100। तो इस प्रकार से जब हम निकालेंगे तो बुद्धि लब्धि प्राप्त किया है 75। जी हाँ, एक बच्चा 16 साल का है, वो 75 प्राप्त किया है, बुद्धि लब्धि में 75 अंक प्राप्त किया, तो 75 बराबर हो जाएगा मानसिक आयु पूछा जा रहा है, तो मानसिक आयु रह जाएगा ऊपर में। जी हाँ, मानसिक आयु अब बटा वास्तविक आयु उसका 16 वर्ष है और गुना 100। तो क्या होगा, ये 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16 और ये 25 चौक 100, और ये 25 से ये 75 कट जाएगा 3 बार में, और 3 और 4 में गुना हो जाएगा, 3 चौके 12। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उसका मानसिक आयु 12 वर्ष का है। जी हाँ, 16 वर्ष का बच्चा अगर बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष का होगा। नेक्स्ट है 20 नंबर का, किशोर खाली स्थान का अनुभव कर सकते हैं। जी हाँ, एक किशोर जो है वो अनुभव कर सकते हैं, तो किसका अनुभव कर सकते हैं? ऑप्शन है आत्मा सिद्धि के भाव का, बी है जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव का, सी है दुश्चिंता और स्वयं के सरोकार का, और डी है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दुश्चिंता और स्वयं के सरोकार। जी हाँ, किशोर जो है दुश्चिंता और स्वयं के सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। नेक्स्ट है 21 नंबर का, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? जी हाँ, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? ऑप्शन है मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय और मेरा परिवार।
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेरा परिवार। जी हाँ, क्योंकि बच्चे शुरू से ही, जन्म से ही वो अपने परिवार के बीच रहता है, तो परिवार के बारे में उसे जानकारी लेना काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसलिए नर्सरी कक्षा में जब शुरुआत करते हैं तो उसके लिए मेरा परिवार विषय वस्तु जो है यहाँ सबसे अच्छा होगा। नेक्स्ट है 22 नंबर का, बुद्धि लब्धि के जन्मदाता कौन है? जी हाँ, बुद्धि लब्धि के जन्मदाता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टर्न। जी हाँ, स्टर्न जो है बुद्धि लब्धि के जन्मदाता हैं। नेक्स्ट है 23 नंबर का, कि हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगते हैं? जी हाँ, हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगते हैं? ऑप्शन है 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में या 6 वर्ष की आयु में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 वर्ष की आयु में। जी हाँ, 4 वर्ष की आयु में बच्चे हिंदी अक्षरों को पहचानने लगते हैं। नेक्स्ट है 24 नंबर का, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? ऑप्शन है B.N. झा, स्किनर, डेविस और वुडवर्थ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्किनर। जी हाँ, स्किनर महोदय कहे कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। नेक्स्ट है 25 नंबर का, एलेक्सिया क्या है? जी हाँ, एलेक्सिया क्या है? ऑप्शन है पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता और सुनने की अक्षमता। तो दोस्तों एलेक्सिया जो है यह जब मस्तिष्क में जब चोट लगता है या किसी कारण से जब मस्तिष्क में कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसके कारण से बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होता है, पढ़ने में अक्षमता होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एलेक्सिया जो है पढ़ने की अक्षमता है। जी हाँ, एलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।